दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में कृषि। इसमें हम भारत में फसल प्रतिरूप, हरित क्रांति, कृषि ऋण, भूमि विकास बैंक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तथा राष्ट्रीय कृषि नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में कृषि। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जनगणना 2011 के अनुसार इसकी लगभग 55% जनसंख्या कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। तो आधे से अधिक जनसंख्या हमारी कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में फसल प्रतिरूप क्या है उसको आइए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में फसलों का वर्गीकरण फसलों के स्वरूप और ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। फसलों के स्वरूप के आधार पर फसलों को खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न फसलों में विभक्त किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में आप जानते भी होंगे चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और अनाज। इसके अलावा दलहनी फसलें जैसे उड़द, मूंग, चना आदि शामिल होती हैं। ये सभी खाद्यान्न फसलें हैं। जो गैर खाद्यान्न फसलें हैं उसमें तिलहनी फसलें और वाणिज्यिक फसलें जैसे गन्ना, कपास, जूट, बागानी फसलें आदि शामिल की जाती हैं। और इसी आधार पर जो कृषि का वर्गीकरण है, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। दोस्तों, रबी के बारे में आइए जानते हैं। तो रबी फसलों की बुआई नवंबर दिसंबर यानी ठंडक के महीने में की जाती है, जबकि कटाई जो है ये मार्च अप्रैल में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू ये सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। खरीफ फसलें, तो खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल यानी धान, तिल, मूंगफली आदि प्रमुख हैं। और तीसरा जायद फसलें हैं। जायद फसलों को ग्रीष्मकालीन फसलें कहा जाता है। इन फसलों को मार्च से जुलाई के मध्य पैदा किया जाता है। इनमें तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि आते हैं। तो आपने ऋतुओं के आधार पर जान लिया कि 3 प्रकार की फसलें हैं: रबी, खरीफ और जायद। उनकी विशेषताएं, बुआई का समय और कौन कौन सी फसलें उसमें शामिल हैं, इसको आपने देखा। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत में हरित क्रांति के बारे में। तो 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्यान्न संकट ने परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि अपनाने की प्रेरणा दी। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए एक व्यूह रचना सृजित की गई, जिसमें उन्नत बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के रणनीतिक उपयोग से कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए रणनीति अपनाई गई। और इसी के परिणाम स्वरूप 1966-67 से कृषि क्षेत्र में एक नए तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसे कृषिगत विकास की नई व्यूह रचना अथवा हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो इसको जान लेते हैं क्या है हरित क्रांति। हरित क्रांति से आशय देश के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों द्वारा कृषि उत्पादन में तीव्रतम वृद्धि करना है। दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलाग थे, जिनका पूरा नाम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग है। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। मोटे अनाज और दलहनों के उत्पादन पर इसका प्रभाव सीमित ही रहा। दोस्तों, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किन राज्यों को मिला? तो इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों का सर्वाधिक लाभ हरित क्रांति से हुआ।
हरित क्रांति से भारत को खाद्यान्न समस्या से निजात मिली और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। आइए देख लेते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियां और उनका प्राथमिकता क्षेत्र। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। रजत या सिल्वर रिवॉल्यूशन ये अंडा और मुर्गी पालन से। लाल क्रांति ये मांस और टमाटर उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति ये कपास उत्पादन से संबंधित है और इसी तरह स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति ये फल और सब्जी उत्पादन से। भूरी या धूसर क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। दोस्तों, कृषि ऋण या एग्रीकल्चर लोन, तो आप जान लीजिए कृषि ऋण कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया जाता है, लेकिन सामान्यतः उनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो अल्पकालीन ऋण, दूसरा मध्यकालीन ऋण और तीसरा दीर्घकालीन ऋण है। सबसे पहले हम इसमें शॉर्ट टर्म लोन यानी अल्पकालिक ऋण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह वह ऋण है जो कृषकों को मौसमी लागत को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। और अन्य शब्दों में अल्पकालीन ऋण वे ऋण हैं जो अधिकतम 15 माह की अवधि के लिए लिए जाते हैं। अल्पकालीन ऋण बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के क्रय या खरीद करने के लिए लिए जाते हैं। मध्यकालिक ऋण या मीडियम टर्म लोन, ये वो ऋण है जो 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए लिए जाते हैं। मध्यकालीन ऋण कहलाते हैं। ये ऋण अस्थायी परिसंपत्तियों के सृजन जैसे फार्म पर औजार की व्यवस्था करना, दुधारू पशु खरीदना, कुआं गहरा करना और भूमि सुधार आदि कार्यों के लिए लिए जाते हैं। दीर्घकालिक ऋण या लॉन्ग टर्म लोन क्या है? तो ये वो ऋण हैं जो 5 से 20 वर्ष की अवधि के लिए लिए जाते हैं, दीर्घकालीन ऋण कहलाते हैं। और ये ऋण अस्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जैसे भूमि क्रय करने, भूमि पर अस्थायी सुधार करने, ट्रैक्टर और मशीनों को क्रय करने, फार्म पर खाद्यान्न संग्रहण के लिए गोदाम बनवाने, पशुशाला और कुआं निर्माण आदि के लिए लिए जाते हैं। तो इसमें आपने कृषि ऋण और इसके प्रकारों के बारे में जाना समय के आधार पर। भारत में कृषि ऋण के स्रोत कौन कौन से हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत में कृषि ऋण के स्रोतों को 2 भागों संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत में विभाजित किया जाता है। संस्थागत स्रोतों में सरकार है, सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, जमींदार और संबंधी आते हैं। सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान किया जाने वाला जो ऋण है वो तकावी ऋण कहलाता है। तकावी वो ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है और फसल कटाई के समय वापस लिया जाता है। सहकारी साख समितियां, तो ये समितियां भारत में कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाले प्रमुख स्रोत हैं। भारत में सहकारी समितियों का विस्तार भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के अस्तित्व में आने के बाद हुआ और भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं का पोषण और उनका साहूकारों के ऋण जाल से संरक्षण रहा है। सहकारी साख समितियों द्वारा कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है और भारत में सहकारी ऋण का ढांचा त्रिस्तरीय है। इसमें शीर्ष स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय और जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक स्तर पर कृषि साख समितियां होती हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए निधि एकत्र करना और सदस्यों में स्वावलंबन तथा मितव्ययिता की भावना जागृत करना है। जिला सहकारी बैंकों के कार्यों का निर्देशन और समन्वय करने और ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है, जो राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है और इनके सदस्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं और ये आम लोगों को ऋण नहीं देता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में।
दोस्तों भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है और भूमि विकास बैंक की स्थापना का उद्देश्य कृषकों को भूमि विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना और पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाना है। भूमि विकास बैंक भूमि को बंधक रखकर कृषि ऋण उपलब्ध कराता है। केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जान लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 1998-99 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। योजना के अंतर्गत किसानों की वर्ष भर की कृषि वित्त आवश्यकताओं के अनुरूप एक साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है और किसान उस साख सीमा के भीतर वर्ष भर में चाहे जितनी बार उतनी बार धन निकाल सकता है और किसानों को केवल निकाले गए धन पर ही ब्याज का भुगतान करना होता है। कृषि कीमतें। दोस्तों कृषि कीमतों से आशय कृषि उत्पादन की कीमतों से है। प्रमुख कृषि कीमतें मंडी कीमत, सामान्य कीमत, अधिकतम कीमत, वायदा कीमत, वसूली कीमत और निर्गम कीमत है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य और उचित कीमत होता है। किसी भी मंडी में कृषि जिंसों की जो कीमत होती है उसे मंडी कीमत कहा जाता है। मंडी कीमतें अल्पकालीन कीमतें होती हैं। वस्तुओं की मांग के अनुसार पूर्ति में समन्वय के लिए पर्याप्त समय मिल जाने के बाद जो कीमत मंडी में प्रचलित रहती है वह उस वस्तु की सामान्य कीमत कहलाती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है दोस्तों? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध कृषकों से होता है, जो कृषकों के लिए एक प्रकार की फसल बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को ये आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमत न्यूनतम नियत मूल्य से नीचे नहीं गिरने दी जाएगी और यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को क्रय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का उद्देश्य क्या है? तो ये कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट से होने वाली हानि से कृषकों की रक्षा करना और कृषकों को निश्चित आय प्रदान करना, ये कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य है, जिससे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की प्रेरणा बनी रही। भारत में 22 फसलें, याद रखिएगा कितनी फसलों के लिए? तो भारत में 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। 2 अन्य फसलों के साथ केंद्र सरकार कुल 24 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ फसलों के लिए घोषित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में अभी आपने पढ़ा है कि ये कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निश्चित की जाती है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारण के संबंध में सुझाव देने के लिए कृषि कीमत आयोग का गठन किया था 1965 में। और आप जान लीजिए कि जनवरी 1965 में दांतेवाला समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुझाव दिया था। शुरू में इसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसको एक अस्थायी और परामर्शदात्री संस्था का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप जान लीजिए कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो कृषि कीमतें हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतें, उनको जो है निर्धारित किया जाता है। और शुरू में कृषि कीमत आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष था, लेकिन बाद में इसको एक अस्थायी और परामर्शदात्री संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। और आप जानते हैं कि 1965 में इसकी स्थापना हुई थी कृषि कीमत आयोग के रूप में, लेकिन 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। अब आइए लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के बारे में। तो 28 जुलाई सन 2000 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की घोषणा की और इस कृषि नीति में कृषि की लाभदायकता में वृद्धि करने और भारतीय कृषि को वैश्वीकरण से उत्पन्न भावी चुनौतियों से निपटने के लिए समर्थवान बनाने को शीर्ष प्राथमिकता दी गई।
इस कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि के निजीकरण को बढ़ावा देने, अधिक निवेश करने, मृदा जल और जैव विविधता का संरक्षण करने आदि को प्राथमिकता दी गई है। और राष्ट्रीय कृषि नीति में ठेके यानी संविदा पर खेती की पद्धति को अपनाना, भूमि को लीज पर देने की व्यवस्था, तकनीकी हस्तांतरण, पूंजी का अंतर्गमन और फसलों को नए बाजार में पहुंचाने आदि की रणनीति अपनाई गई है। और इस नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक टिकाऊ किस्म के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषिगत विकास पर बल दिया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नाफेड के बारे में। नाफेड का पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ के लिए। तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। नाफेड का मुख्यालय दिल्ली में है और सभी राज्यों में इसके कार्यालय हैं। दोस्तों नाफेड क्या कार्य करता है? तो नाफेड का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों का संग्रहण करना, विपणन करना और व्यापार करना है। कृषि जिन्सों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी के द्वारा होता है और नेफेड जो है कृषि वस्तुओं का क्रय और विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नेफेड का मुख्यालय दिल्ली में है और ये राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों का संग्रहण, विपणन और व्यापार करता है और साथ ही साथ ये नेफेड के द्वारा जो कृषि वस्तुओं का क्रय जो किया जाता है ये विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में कृषि। दोस्तों यहाँ से कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे आसान तरीका है कि अध्याय को या अध्ययन सामग्री को पढ़ते समय आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग से नोट करते जाएं ताकि बाद में आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकें और परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।